झारखंड का बजट 2021-22 बहुत इंपॉर्टेंट है। झारखंड के बजट 2020-21 में कुछ महत्वपूर्ण चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे जो जेपीएससी और आने वाली जेएसएससी दोनों के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो यहां पर याद रखिएगा, झारखंड का बजट आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। वित्त मंत्री हैं हमारे रामेश्वर उरांव। रामेश्वर उरांव का एक बहुत लंबा प्रशासनिक अनुभव रहा है और इस लंबे प्रशासनिक अनुभव को हम लोग यहाँ पर इस बजट में भी देख पाएंगे। उम्मीद करेंगे कि ये बजट झारखंड में बहुत सारी चीजों को लेकर आएगा, लेकिन फिलहाल तो देखना है कि क्या क्या चीजें इसमें नई है हमारे इस बजट में। तो सबसे पहला हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने बुधवार को यानी कि 3 मार्च को सदन में झारखंड का बजट पेश किया। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपका ये ब्लर्ड दिख रहा है, खैर दिक्कत नहीं है, मैं आगे इसको सही कर दे रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर याद रखिएगा, वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए यह बजट प्रस्तुत किया गया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए बजट पेश किया गया। यह बजट कुल हम लोग बात करेंगे 91,277 करोड़ रुपए का है। बहुत महत्वपूर्ण डाटा है, याद रखेंगे। बजट का टोटल जो हमारा अमाउंट है वो 91,277 करोड़ रुपए है। सरकार ने इस बजट में किसान, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा और आधारभूत संरचना को मजबूत करने तथा नई संरचना बनाने के लिए राशि की व्यवस्था की है। इसमें राजस्व व्यय, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करीब करीब 75,755 करोड़ रुपया है और पूंजीगत व्यय 15,521 करोड़ रुपया है। आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों के बारे में कुछ कुछ बताया हुआ है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 75,755 करोड़ रुपया यहाँ पर देख रहे हैं, जबकि पूंजीगत व्यय हम यहाँ पर देख रहे हैं 15,521। 21 की जगह पर 22 कह लीजिए, ज्यादा बेहतर होगा क्योंकि यहाँ 99 है करोड़ रुपए है। चलिए आते हैं आगे, इसमें और क्या क्या चीजें हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहला जो आप लोगों ने समझा, वो बजट का टोटल आउटले है हमारा 91,277 करोड़ रुपए। अब ये जो रुपीज कहां से आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है। इस चीज को आपको समझना है, रुपया आएगा कहां से। मेरे ख्याल से एकदम पिक्चर ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों के लिए। यहाँ पर स्टेट ऑन टैक्सेस, राज्य सरकार के अपने टैक्स से करीब करीब 25 रुपया आ रहा है आपका, 25.5%। वहीं पर अगर बात करेंगे स्टेट का शेयर जो कि सेंट्रल के टैक्सेस में है, उसमें करीब करीब 24 रुपया आ रहा है। वहीं पर रिकवरी ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस से 0.07% है, जबकि बोरोइंग से 15.89% यानी कि 16% अराउंड में बोरोइंग्स कर्ज से हम लोग लेकर आ रहे हैं। ग्रांट इन एड, डिफरेंट एड है हमारे, उनसे 19.6% और स्टेट के ऑन नॉन टैक्स से 14.75%। ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। जितना आप लोग ट्रैफिक चालान भरते हैं उन सबसे 14.79% आपका ट्रैफिक चालान ही नहीं, इस प्रकार से आपके डिफरेंट नॉन टैक्सेस, जमीन की रजिस्ट्री हो गई, इसमें कोई संस्था का रजिस्ट्रेशन हुआ, इन सारे से नॉन टैक्स रेवेन्यूज हमारे प्राप्त हुए हैं। आ रहा हूं पूजा आपके पास, क्या प्रश्न है देख लेता हूं आपका। हाँ पूजा बोलिए। सर ये वाला क्लास रिकॉर्ड करके भेज दीजिएगा, अभी हमको कुछ काम था। ऑलरेडी रिकॉर्ड हो रहा है ये, ठीक है, ऑलरेडी ये तो रिकॉर्ड है। सर आप भेजते, सर ये यूट्यूब में आप आप सीधे देखते भेजेंगे जाइए, ना? यूट्यूब में आप सीधे देखते जाइए, सब अपलोड हो जा रहा है वहां पर। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है। यस सर, थैंक यू यहाँ सर। यहाँ पर बात करते हैं रुपीज गोज टू, रुपया कहाँ जा रहा है। यहाँ पर हम लोगों ने पहले देखा रुपया कहाँ से आ रहा है। यहाँ पर याद रखिएगा, ये जो पहला, इससे पहले हम लोगों ने प्रश्न देखा था, तो इसमें समझ लीजिए कि यहाँ पर से कहाँ प्रश्न आएगा, रुपीज कम्स फ्रॉम। यहाँ पर जो पहला प्रश्न आएगा वो ये सीधा सा पूछेगा कि झारखंड के बजट में सबसे बड़ा हिस्सा कहां से आता है। तो झारखंड के बजट में सबसे बड़ा हिस्सा आप लोगों ने देखा स्टेट के अपने करों से आता है, टैक्स से आता है, ऑन टैक्स से आता है। ठीक है, दूसरा हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस से आता है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्स वसूलती है उससे पैसा हम लोगों को मिलता है। तीसरा बड़ा हिस्सा अगर बात करेंगे तो ग्रांट इन एड का है, तो यहां पर अनुदान के रूप में प्राप्त होता है।
और उसके बाद लास्ट में अगर हम लोग बात करेंगे जो बड़ा हिस्सा है वो नॉन टैक्स से हमारा आता है, जबकि रिकवरी ऑफ लोन से बहुत कम हमारा इस प्रकार का होता है। बोरोविंग से एक इंपॉर्टेंट हिस्सा करीब करीब 16% हम लोग लेकर आते हैं। तो ये हमारा याद रखिएगा, सबसे ज्यादा पूछता है, साथ में बोरोविंग से कितना लेकर आते हैं ये पूछा जाता है। तो ये दो प्रश्न आपके लिए इस सेगमेंट में इंपॉर्टेंट थे। अब रुपीज गोज टू, रुपया जाता कहाँ है, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि रुपया जाता कहाँ है। तो यहां पर याद रखिएगा, एक महत्वपूर्ण यहां पर देख रहे हैं, एजुकेशन के ऊपर 14.52% हमारा जा रहा है एजुकेशन के ऊपर। वहीं पर अगर हम लोग बात करेंगे अदर जो बड़े कंपोनेंट हम लोग को देखने को मिल रहे हैं वो हमारा देखेंगे तो पुलिस यहाँ पर और डिजास्टर मैनेजमेंट पर 8.33%, जबकि वेलफेयर एंड सोशल वेलफेयर पर 8.05% जा रहा है। वहीं पर देख रहे हैं हम लोग रूरल डेवलपमेंट पर 14.14% जा रहा है हमारा पैसा। तो यहाँ पर 14.51 था एजुकेशन के ऊपर, तो वहीं रूरल डेवलपमेंट के ऊपर, ग्रामीण विकास के ऊपर 14.14% है। तो दोनों लगभग लगभग 14% के आसपास है। वहीं पर अगर बात कर रहे हैं अर्बन डेवलपमेंट और हाउसिंग में 3.1% है, एनर्जी सेक्टर में 4.78% है हमारा, फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट में है 0.95%, रीपेमेंट ऑफ लोन में करीब करीब 5.22% पैसा हमारा जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि झारखंड की वित्तीय व्यवस्था कैसी है, झारखंड की आर्थिक स्थिति का अनुमान लगाइए या आर्थिक स्थिति को आप एक्सप्लेन कीजिए, मेंस में क्वेश्चन अगर देता है तो याद रखिएगा रीपेमेंट ऑफ लोन में केवल 5.22% ही जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेंशन में 7.45% जा रहा है। अदर एक्सपेंडिचर जो हमारे हैं वो 4.26% है। तो ये इस प्रकार से हमारा है पूरा का पूरा। तो एजुकेशन सबसे बड़ा मद है जिसके ऊपर झारखंड सरकार खर्च करती है। तो एजुकेशन के ऊपर सबसे ज्यादा जाता है, उसके बाद जाता है रूरल डेवलपमेंट के ऊपर। तीसरे नंबर पर अगर हम बात करेंगे तो वह पुलिस और डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर है। तो यहाँ पर आप बेसिकली समझिए झारखंड में जो सरकारी नौकरियां हैं या वो शिक्षा विभाग दे रही है या फिर वो पुलिस विभाग दे रही है। बाकी जितने भी विभाग हैं वो सारे के सारे हमारे गौन हैं या कह सकते हैं काफी कम है। अब एग्रीकल्चर में ही देख लीजिए केवल 6.28% हमारा जा रहा है। तो हालांकि एग्रीकल्चर में ये 6.28% जा रहा है, इससे भी अच्छा ही माना जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर बात करेंगे तो ये पूरा का पूरा सेगमेंट बहुत ज्यादा चार्मिंग नहीं है। खैर चलो, एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज में वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट में 6.28% है। अब ये जो पेंशन में है ये धीरे धीरे आपका अगले 15-20 सालों में खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाएगा पेंशन के ऊपर होने वाला खर्च? क्योंकि 2004 के बाद सरकार ने पेंशन देना बंद कर दिया है। तो अब यहाँ पर याद रखिएगा ये अमाउंट धीरे धीरे रिड्यूस होगा पेंशन वाला हमारा। तो ये रुपया कहाँ से आया झारखंड के बजट में और रुपया कहाँ गया, ये दो प्रश्न आपके यहाँ से सॉल्व हो जाते हैं। अब इसी चीज का मैंने डिटेल भी आप लोगों को रखा है कि डिटेल किस प्रकार से ये होगा। तो यहां पर देखिएगा किस प्रकार से आपको, चूंकि 2019, 20, 20, 21 और हमारा 21-22 ये तीनों के लिए हम लोगों ने यहाँ पर अमाउंट देख रखे हैं, तीनों के लिए अमाउंट डाला हुआ है। ये झारखंड गवर्नमेंट के बजट से का ही एक हिस्सा है, उसी का कॉपी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री से निकाली है। मैं थोड़ी देर में उन सारे पीडीएफ को भी आप लोगों के ग्रुप में सेंड कर दूंगा ताकि आप लोग उसे आराम से पढ़ सकें और समझ सकें। अब यहाँ पर सबसे पहला राजस्व प्राप्तियां रेवेन्यू रिसिप्ट हमारा कितना है, यहाँ पर याद रखिएगा आपका 76,707 रुपए का ये राजस्व प्राप्ति होने का अनुमान है। जबकि कर राजस्व अगर बात करेंगे तो हमारा रेवेन्यू, जो हमारा टैक्स रेवेन्यू होगा वो 45,315 करोड़ रुपया है। जबकि नॉन टैक्स रेवेन्यू हमारा 31,391 करोड़ रुपया होने का अनुमान है। वहीं पर कैपिटल रिसिप्ट अगर बात करेंगे तो यहाँ पर सीधा सा 14,576 करोड़ रुपया होने का अनुमान है। यानी कि कैपिटल रिसिप्ट, इसमें कर्ज भी होगा और इसमें अलग अलग कर्ज से होने वाली वसूली भी होगी, ये सारा चीज है हमारा। तो कर्ज से करीब करीब 14,500 करोड़ रुपया हम लोग जमा कर रहे हैं इस बार। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। मेरे ख्याल से ये समझ में आप लोगों को आ गया होगा कि यहाँ पर हम बताना क्या चाह रहे थे।
ये जो डाटा है आपको वो दिमाग में रखना है। डाटा यहाँ पर क्या है हमारा, श्वेता, अनीशा, आकाश, धर्मेश, पूजा, ये सब कोई समझ लीजिए यहाँ पर डाटा क्या है। डाटा यहाँ पर सीधा सा है हमारा कि रेवेन्यू रिसिप्ट हम लोगों ने एक तरफ से समझा, दूसरी तरफ से हम लोगों ने उसका एक हिस्सा टैक्स रेवेन्यू और दूसरा नॉन टैक्स के रूप में समझा। तो रेवेन्यू रिसिप्ट टोटल दो हिस्सों से बना हुआ है, एक है हमारा टैक्स रेवेन्यू और दूसरा नॉन टैक्स रेवेन्यू, और तीसरा यहाँ पर अगर आ रहा है हमारा कैपिटल रिसिप्ट। तो कैपिटल रिसिप्ट भी तीसरा हिस्सा यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। तो इन तीनों हिस्सों को हम लोग को नजर बनाए रखनी है कि क्या क्या है इसमें। अब यहां पर अगर बात करेंगे जो नॉन टैक्स रेवेन्यू था, फिर से वही वाला डाटा है, मैंने काट के 2 बार रख दिया है इसको। अब यहाँ पर 31,391 करोड़, 31,391 करोड़। जबकि अगर बात करेंगे अब कर भिन्न राजस्व यानी कि नॉन टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू में दो चीजें हैं। पहला, राज्य का जो हमारा हिस्सा है नॉन टैक्स का वो, और केंद्र से मिलने वाला ग्रांट है, यहाँ पर ग्रांट इन एड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर ज्यादातर अमाउंट हम लोग देख रहे हैं 15,168 करोड़ रुपया ये सेंट्रल गवर्नमेंट से मिल रहा है, जबकि 12,000 करोड़ रुपया हमारा खुद का रेवेन्यू है। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार की स्थितियां हैं। यहाँ पर बात हम लोग कर रहे थे सीधे तौर पर कर भिन्न राजस्व का और दूसरे साइड में पूंजीगत प्राप्तियों का। तो दोनों चीज का हम लोगों ने डाटा देखा किस प्रकार से है। अब यहाँ पर कैपिटल रिसिप्ट कहाँ कहाँ से आता है, जरा ये आप लोग ध्यान से दीजिएगा, देखिएगा। आप लोगों ने सबसे पहले नॉन टैक्स रेवेन्यू देखा, तो ये आप लोगों ने स्टेट ऑन टैक्सेस देखा, दूसरा ग्रांट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है वो। तो दो हिस्से यहाँ पर हैं। जबकि कैपिटल रिसिप्ट में कहाँ कहाँ से होता है, तो कैपिटल रिसिप्ट में हमारा रिकवरी ऑफ लोन्स, झारखंड सरकार ने अगर किसी को लोन दिया हुआ है तो उससे रिकवरी होगी। यहाँ पर अन्य रिसिप्ट भी होते हैं, अन्य प्रकार की कुछ चीजें भी आती हैं जो विविध पूंजीगत प्राप्तियों में होती है। साथ में बोरोविंग्स एंड अदर लायबिलिटीज, जो बोरोविंग्स हम कहीं से कर्ज लेकर आते हैं, आरबीआई से कर्ज लेकर आए, वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर आए, वो हमारा यहाँ पर हिस्सा हो जाता है। तो यहाँ पर करीब करीब हमारा अगर देखेंगे तो 14,500 करोड़ रुपए का हम उधार यानी कि अदर लाइबिलिटीज को पे कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 14,500 करोड़ रुपए का हमारा ये पूरा का पूरा अमाउंट है। वहीं पर अगर हम लोग बात करेंगे पूंजीगत प्राप्तियों में, तो पूंजीगत प्राप्तियां का हिस्सा आप लोगों ने समझ लिया। टोटल हमारा 14,570 करोड़ रुपया था। अब 14,570 करोड़ रुपया में क्या क्या है ये आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए। यहाँ पर हमारा ऋणों की वसूली जो हो रही है वो 70 करोड़ रुपए की हो रही है, जबकि अदर जो हमारी विविध प्राप्तियां है वो जीरो है, कुछ भी नहीं है, अदर कहीं से कुछ नहीं मिल रहा है हमें। और हम लोग यहाँ पर से बोरो करके आ रहे हैं, यानी कि इंटरेस्ट पेमेंट को भी जोड़ दिया है हम लोगों ने, और साथ में जितना पैसा कर्ज लिया है वो भी जोड़ दिया है। तो 14,500 करोड़ रुपया हम लोग यहाँ पर कर्ज लेकर आ रहे हैं। तो 14,500 करोड़ रुपया इस पर्टिकुलर ईयर में गवर्नमेंट ऑफ झारखंड कर्ज ले रही है। अब ये कर्ज कहाँ से लिया जा रहा है इसके बारे में डिटेल आपको बजट का पूरा डॉक्यूमेंट देखने से पता चलेगा, लेकिन यहाँ पर यही समझ में आता है कि सीधा सा हमारा या कर्ज ये वर्ल्ड बैंक से है या आरबीआई से है या सेंट्रल गवर्नमेंट से, तीन यहाँ पर चीजें होती हैं। तो तीनों जगह से ये कर्ज है हमारा। अब यहाँ पर कुल प्राप्तियां यानी कि 1+4 की बात आ रही है। अब यहाँ पर टोटल रिसिप्ट हमारा जा रहा है, तो यहाँ पर देखिए टोटल रिसिप्ट हमारा जा रहा है 91,277 करोड़ रुपया, जबकि स्टैब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर इसमें करीब करीब 37,943 करोड़ रुपए है। और जबकि ऑन रेवेन्यू अकाउंट जो हमारा खर्च होगा वो करीब करीब 33,554 करोड़ रुपया है। मैं आपको पूरा पीडीएफ भेज दूंगा तो आपको ये क्लियर आप देख के समझ पाएंगे। ठीक है, तो 33,554 रुपया यहाँ पर ऑन रेवेन्यू अकाउंट है, जिसमें हमारा क्या है इंटरेस्ट पेमेंट के ऊपर हम लोग जो खर्च रख रहे हैं वो कितना है हमारा 6,187 करोड़ रुपया। वेतन के ऊपर करीब करीब यहाँ पर याद रखिएगा 1,500 करोड़ रुपए यहाँ पर खर्च किए जा रहे हैं, 1,545 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। यही सबसे बड़ी यहाँ पर हमारे जो यूथ का पूरा एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रहा पा रहा है, उसके कारण यहाँ पर देख लीजिए मामला क्या है। यहाँ पर हमारा सिर्फ 1,500 करोड़ रुपया का सरकार
अब सोचिए टोटल बजट है इनका 91,277 करोड़ रुपया का, इसमें से केवल 15,000 करोड़ रुपया आपका वेतन के ऊपर खर्च होता है। अब अदर आप से गवर्नमेंट देखेंगे, पंजाब गवर्नमेंट देखेंगे, या फिर देखेंगे आप लोग वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, 50% स्टाफ की सैलरी पर खर्च होता है। झारखंड और वेस्ट बंगाल में या झारखंड और पंजाब में क्या डिफरेंस है ये समझिए। हालांकि इसे बजट के लिए अच्छा नहीं मानते, लेकिन फिर भी देखिए यहाँ पर क्या चीजें हैं, झारखंड में क्या अंतर है और बाकी जगहों पर क्या अंतर है। अब ऐसा नहीं है कि ये जितना भी पैसा जा रहा है 91,277 करोड़ रुपया एकदम से गरीब की झोली में जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इकोनॉमी क्यों पिछड़ती है इस चीज को समझिए। अगर यहाँ पर झारखंड के यूथ को रोजगार दिया जाएगा, महज 1,500 करोड़ रुपया ये लोग खर्च कर रहे हैं, 1,545 करोड़ रुपया सरकारी कर्मचारियों को सैलरी देने में। अब यहाँ पर हालत यह है कि हर एक डिपार्टमेंट में पोस्ट खाली है, करीब करीब 1,30,000 पद खाली है पूरे के पूरे झारखंड में मिनिमम। अब इसमें चतुराई क्या करती है सरकार, इन सारे पदों को खत्म कर देती है चुपचाप, जिसकी न्यूज नहीं आती। नतीजा आप पूछिएगा आरटीआई इसे तो बताएगा कि 70,000 खाली है, और 50,000 जो खत्म कर दिए पद वो। तो यहाँ पर जो आरटीआई करना चाहते हैं वो दो प्रकार से प्रश्न पूछे, पहला पिछले 20 साल में कितने पद खत्म कर दिए गए, और दूसरा कि वर्तमान में कितने खाली है। आपको मिनिमम 1,30,000 से ऊपर जॉब खाली मिलेगा झारखंड में। तो इस प्रकार से ये यूथ के साथ मजाक ही नहीं कर रहे हैं ये लोग, एक प्रकार से पूरा का पूरा सिस्टम को इन लोगों ने हैम्पर कर दिया है। अब यहाँ पर टीचर्स हैं नहीं, डॉक्टर्स हैं नहीं, नर्सेज हैं नहीं, तो कोई है ही नहीं, तो अस्पताल का देखभाल होगा कैसे यहाँ पर। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम ही पूरा का पूरा चौपट है हमारा। नतीजा अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या हमारी। अब इसके लिए कोई एक सरकार जिम्मेवार नहीं है, ये सारी सरकारों ने मिलकर किया हुआ है। तो यहाँ पर चाहे वो जेएमएम की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, या फिर मिसलेनियस सरकारें रही, सबने एक ही काम किया। महज आप सोचिए 91,277 करोड़ रुपया में यहाँ पर केवल आपका दिया जा रहा है 1,500 करोड़ रुपया। कितना कम है वेतन, और पेंशन भी 6,804 करोड़ रुपए है टोटल इनके। तो पेंशन पर भी कोई बहुत बड़ा खर्च नहीं कर रहे लोग। चलिए आगे चलते हैं, ये तो स्थिति है अपनी। तो यही कारण है कि जॉब क्रिएशन यहाँ पर बहुत कम है। पूंजी खाते, अब पूंजी खाते में ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल यहाँ पर कितना है हमारा, सीधा सा 4,388 करोड़ रुपया। अब इस पूंजी खाते पर जो व्यय है वो क्या है हमारा, राज्य का आंतरिक ऋण। राज्य ने जो इंटरनल लोन लिया है उसमें 4,124 करोड़ रुपए खर्च होंगे। भारत सरकार से ऋण अगर बात करेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो ऋण लिया गया है वो है हमारा 164 करोड़ रुपया, उसके ऊपर खर्च होगा। पूंजी व्यय यानी कि 0 है, हालांकि ऋण एवं अग्रिम यानी कि एडवांस जो हम लोगों ने ले रखा है वो 99.55 करोड़ यानी कि 100 करोड़ के आसपास का। तो ऐसा कोई झारखंड में बोरोविंग्स की सिचुएशन बहुत व्यापक नहीं है, याद रखिएगा। झारखंड की इकोनॉमिकल कंडीशन झारखंड स्टेट की अदर स्टेट्स के तुलना में बहुत अच्छी है। कम से कम 91,000 करोड़ में अगर बात करेंगे तो कम से कम इसमें आपका 20,000 करोड़ रुपया कम से कम गवर्नमेंट की इंप्लॉइज की सैलरी में जाना चाहिए था, तब जाके ये झारखंड एक ढंग का स्टेट बन पाता। तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा पब्लिक सुविधाएं जो कम है उसके पीछे का कारण यही है। खैर चलिए, अपने बस की बात नहीं है, हम लोग केवल डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन हाँ याद रखेंगे, अब आप लोग इंटरव्यू में जाएंगे, अब थोड़ा सा मैं आपको अपने आप को रेक्टिफाई करना बतला दूं। अगर आप गलती से इंटरव्यू में जाएंगे तो ये बातें भूल के नहीं बोलेंगे कि जॉब इतना कम है, इतना बढ़ाना चाहिए। ये जॉब के ऊपर जो वेतन के ऊपर जो खर्च हो रहा है ये गलती से नहीं बोलेंगे, कभी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो ऐसा गलती से भी नहीं बोलेंगे, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी के अगेंस्ट में चला जाएगा। आपको इंटरव्यू में चाहे कोई भी सरकार हो, उद्धव माधव कोई भी सरकार हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कभी भी सरकार की नीतियों की आलोचना नहीं करनी है, याद रखेंगे।
और आलोचना करनी है तो निश्चित तौर पर लॉजिकल चीजें बोलेंगे, इलॉजिकल चीजें या फिर अपने हित वाली चीजें नहीं बोलेंगे। आपका हित है सरकारी नौकरी में, ये सही है, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि हाँ ये करना चाहिए। तो ये कभी भी गलती से इंटरव्यू में नहीं बोल देंगे कि महज 1500 करोड़ रुपया सरकारी कर्मचारियों के ऊपर वेतन में खर्च होता है, आपको तो ज्यादा खर्च करना चाहिए। ऐसा करिएगा तो सीधा सा आपको वही इंटरव्यू पैनल से ही बाहर कर देगा, क्योंकि ये डिसीजन लेने वाले ही इंटरव्यू पैनल में ये बैठे हुए हैं। तो ऐसा गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए अब यहां पर बात करते हैं कुल व्यय का। कुल व्यय का राजस्व व्यय है हमारा 75,755 करोड़ रुपया, जबकि पूंजी खाते पर व्यय है 15,521 करोड़ रुपया। यहां पर अब आपको थोड़ा सा नोट डाउन करना पड़ेगा। राजस्व घाटा, रेवेन्यू डेफिसिट कितना है? 951 करोड़ रुपया। वहीं पर बात करेंगे अगर ये प्रतिशत होगा तो 0.26%। वहीं पर अगर इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट है आपका 11,418 करोड़ रुपया, जो कि 3.14% है। वहीं पर अगर बात करते हैं फिस्कल डेफिसिट का, तो यह करीब करीब आपका 10,208 करोड़ रुपए है। तो ये इस चीज को भी याद रखिएगा, 10,208 करोड़ रुपए आपका फिस्कल डेफिसिट राजकोषीय घाटा है। अब राजकोषीय घाटा आप लोगों ने देखा कि कितना है, अब ये जरा देख लीजिए। और इसके ऊपर क्या है हमारा राजकोषीय घाटा 2.83% है। वेल मेंटेन्ड है झारखंड का राजकोषीय घाटा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, एब्सोल्युटली फाइन कहेंगे, बहुत अच्छा मैनेजमेंट है। झारखंड का जो हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छा चल रहा है। 2.83%, यानी कि याद रखिएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 3% करने के लिए परेशान है, वो नहीं कर पा रही। यहाँ पर 2.83% ये कर तो दिया है, लेकिन यहाँ पर हमारा जॉब मार खा गया है पूरा का पूरा। ये अटल बिहारी वाजपेयी के समय से जो पॉलिसी चल रही है, ये उसी पॉलिसी पर आपका पूरा झारखंड सरकार चल रही है। तो यहाँ पर याद रखिएगा जॉब बिल्कुल ही खत्म हो गए हैं। कारण यह है कि हमारा फिस्कल डेफिसिट अगर बात करेंगे तो 2.83% है, बहुत अच्छा ये रिकॉर्ड है, याद रखिएगा। अदर स्टेट गवर्नमेंट इस रिकॉर्ड को पाने के लिए तरसती है। प्राइमरी डेफिसिट 4,023 करोड़ रुपया महज, 1.11%, बहुत अच्छा। ये भी प्राइमरी डेफिसिट भी बहुत अच्छा, एब्सोल्युटली फाइन कह सकते हैं आप लोग इसे। बहुत अच्छा फाइनेंशियल मैनेजमेंट यहाँ पर झारखंड की सरकार ने, लगातार पिछली सभी सरकारों ने बहुत अच्छा फाइनेंशियल मैनेजमेंट दिखलाया है, और यह आपका कंट्रोल में है। कम से कम इसको 3.5% तक जाने देना चाहिए था, कम से कम 3.5% तक जाने देना चाहिए था, क्योंकि इतना अगर नहीं जाएगा तो आप वेलफेयर स्टेट की भूमिका नहीं निभा पाएंगे। अब यहां पर देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं। वित्तीय वर्ष 2020-21 में राजकोषीय घाटा को 4% तक सीमित रखने के लक्ष्य के विरुद्ध 2.83% का अनुमान है। यहां पर याद रखिएगा 4% तक रखने के जगह पर अब ये लोग कोशिश कर रहे हैं 2.83%, टारगेट है 2.83% रखने का अनुमान किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जेपीएससी जेएसएससी दोनों के लिए होगा। नीचे हम लोग बात करेंगे यहां पर ऑन करंट प्राइसेस जीएसडीपी। जीएसडीपी यानी कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो यहां पर ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात आ रही है। तो यहां पर क्या है हमारा जीएसडीपी। अब ये जीएसडीपी अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो ये हमारा कितना है, जीडीपी होता है हमारा। अब यहां पर सिर्फ बीच में हमारा जीडीपी के बीच में एस चला गया है, तो वो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यह हमारा 3,61,381 करोड़ रुपए है। 3,61,381 करोड़ रुपया है। एज्यूमिंग 13.60, यानी कि जो ग्रोथ रेट है, जीडीपी ग्रोथ रेट है, वो हमारा कितना है 13.60। बहुत अच्छा यहाँ पर टारगेट रखा गया है। एंड द एडवांस एस्टिमेशन ऑफ 2021 यहाँ पर आपको देख रहे हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा 2021 के लिए हम लोगों ने 13.6% का जीडीपी ग्रोथ रेट देखा है। तो यहाँ पर मोटा मोटी यह आपका
13.6% के आसपास लास्ट ईयर यानी कि 2021 में हम लोगों ने जीडीपी ग्रोथ रेट यहाँ पर ये किया था। तो यहाँ पर करंट प्राइस जो हमारा है वो हमारा 2021-22 के आधार पर प्रोजेक्टेड हम लोगों ने प्रोजेक्ट किया है 20-21 के लिए 13.6% का जीडीपी ग्रोथ रेट, और जीडीपी हमारी हो जाएगी 3,61,381 करोड़ रुपए। तो बहुत अच्छा ये पूरा का पूरा परफॉर्मेंस है, कह सकते हैं एब्सोल्युटली फाइन परफॉर्मेंस, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई दाग नहीं है पूरे के पूरे बजट में। अब यहाँ पर आते हैं एक बार फिर से आप लोग को थोड़ा सा ये करने के लिए। अब यहाँ पर देखिए 2019, 20, 20, 21 ये सारा का सारा हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पर 2.44% फिस्कल डेफिसिट था, यहाँ पर 2.15% है। तो यहाँ पर फिस्कल डेफिसिट को 2019-20 में और यहाँ पर 20-21 में किस प्रकार से मेंटेन कर दिया गया था, ये देख लीजिए। 2.44% बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। 2.15% यह भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। अब यहाँ पर 2.83% हम लोगों ने यहाँ पर किया है। इसे कम से कम अगर हम लोग को वेलफेयर स्टेट का दर्जा प्राप्त करना है, एक वेलफेयर स्टेट बनाना है झारखंड को, तो 3.5% तो जाने ही देना चाहिए। अगर इसमें ज्यादा कंट्रोल करेंगे तो समस्या हमारे लिए आ सकती है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर याद रखिएगा वेलफेयर स्टेट है, ये कोई कंपनी नहीं है कि हमेशा प्रॉफिट में ही रहे। तो याद रखिएगा राज्य राज्य होता है, कंपनी कंपनी होती है। कंपनी प्रॉफिट में जा सकती है, राज्य कैसे प्रॉफिट में जाएगा, उसे तो वेलफेयर करना है। तो वेलफेयर स्टेट का भी प्रॉफिट में नहीं जाएगा। तो याद रखिएगा इतना कम होना घाटा, यह भी एक चिंता का कारण है कि आपने डेवलपमेंट के लिए बहुत कुछ नहीं किया है। डेवलपमेंट के लिए और कुछ करने की जरूरत है, इतना कम से काम नहीं चलेगा। अब यहां पर पहली बार आउटकम बजटिंग का कॉन्सेप्ट लाया गया है। यहां पर याद रखिएगा आउटकम बजट क्या होता है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आउटकम बजट 2020-21 की तुलना में 11% अधिक है। तो यहां पर आउटकम बजट आपको समझना पड़ेगा। कोई बतला सकते हैं व्हाट इज आउटकम बजट? कोई बतला पाएंगे आप लोग में से आउटकम बजट क्या होगा? आउटकम बजट क्या होता है, बतला सकते हैं कोई क्या? चलिए आउटकम बजट मैं बता देता हूं। आउटकम बजट का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ मनमोहन सिंह के समय में से पहले ही हालांकि चर्चा में आ गया था, लेकिन मनमोहन सिंह ने इसके ऊपर बड़ा अच्छा काम करने का कोशिश किया था। यहाँ पर समझिए आउटकम बजट में है क्या। सरकार जब हम लोग बजट प्रस्तुत करते हैं तो आउटकम बजट भी मिड ईयर में सरकार प्रस्तुत करने के लिए जाती है। इसमें बताती है कि हम लोगों ने जो व्यय का टारगेट रखा था वो हम लोगों ने पूरा का पूरा व्यय किया है या नहीं किया, जो हम लोगों ने परियोजनाएं बनाई थी वो टारगेट हमारा पूरा हुआ या नहीं हुआ, तो ये बताने का काम करती है। तो आउटकम क्या निकला, कोई भी योजना बनी तो योजना से आउटकम क्या आया, क्या वो पूरा हुआ, तयशुदा टाइम पर पूरा हुआ। 5,000 करोड़ का प्रोजेक्ट था तो कितने पैसे लगे, 5,000 करोड़ से ज्यादा लगे, कम लगे, कितने लगे, कि ज्यादा लगा तो कितना ज्यादा लगा, डिले हुआ तो कितना ज्यादा हुआ। तो यहाँ पर आउटकम बजट, यहाँ पर एक्चुअली ऐसा घोषित किया गया था, इन लोगों ने ऐसा प्लान बनाया था कि मान लो एक सरकारी कोई योजना है, एक ब्रिज बनानी है, ठीक है। अब मान लो स्वर्णरेखा नदी पर एक ब्रिज बनना है। अब इस ब्रिज बनने का लागत है 2,000 करोड़ रुपया। अब ये 2,000 करोड़ रुपया मान लो बहुत लंबा ब्रिज है, 2,000 करोड़ रुपए की लागत से ये ब्रिज बनना है। तो इसके लिए एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट होगा, यहाँ पर एक आईएएस अधिकारी इसके लिए अपॉइंट किया जाएगा। और इस आईएएस अधिकारी को दूसरा प्रोजेक्ट तब तक नहीं मिलेगा जब तक ये पूरा ना कर ले। जब तक वो इस प्रोजेक्ट को पूरा ना कर ले तब तक उसको दूसरा नहीं मिलेगा। और अगर ये टाइम पर पूरा करता है तो टाइम पर पूरा करने का इसको प्रमोशन से लेके सारे चीज में रिवार्ड भी मिलेगा। दूसरा चीज ये है कि अब इस पूरा का पूरा जब तक ये प्रोजेक्ट में जो भी कुछ हुआ उसके लिए यही नोडल ऑफिसर जिम्मेदार होगा, दूसरा यहाँ कोई आ ही नहीं सकता। तो यहाँ पर याद रखिएगा हमारे यहाँ क्या होता है, एक योजना बनी, पहले थे एक साहब इसके नोडल ऑफिसर, 6 महीना के बाद इनका ट्रांसफर हो गया कहीं और, अब दूसरे आ गए। तो अब यहाँ 2 साल में अगर पूरा होना है, 2 इयर्स में पूरा होना है, तो 2 महीने 6 महीने के बाद फिर दूसरे आ गए, फिर 6 महीना के बाद तीसरा बंदा आ गया, और अंतिम में जो आया वो चौथा बंदा था। नतीजा
ये बंदा से ये बंदा पहुंचा, तो यहां तक जब ये नया आया तो इसको काम समझने में 1 महीना लग गया। जब तक ये समझ के आगे बढ़ा था तब तक फिर से ये ट्रांसफर हो गया। फिर जब तक ये समझता तब तक ये आ गया। नतीजा 2 साल का काम 5 साल में पूरा होता है, और कई काम ऐसा होता है जो 15-20 साल में भी पूरा नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, रांची जमशेदपुर मार्ग, रांची जमशेदपुर का जो रास्ता है, और दूसरा आप लोगों ने एग्जाम्पल देखा हजारीबाग बरही का रास्ता, ये दोनों बनने में 20-20 साल लग गए। कब बना? और पुराना जिसको ठेका दिया गया था उसको हटा के दोबारा फिर से टेंडर निकाला गया, तभी आके ये बना। तो ये कारण यही होता है कि ये कभी भी चीजें बन ही नहीं पाती हैं। तो आउटकम बजट में बताना होगा हम लोगों को कि जो योजनाएं हम लोगों ने बनाई वो पूरा हुई या नहीं हुई, और दूसरा उसके जनजीवन पर क्या असर पड़ा। तो ये हो जाएगा आउटकम बजट। समझ में आया? तो यहां पर सभी विभागों को आउटकम बजट बनाने का कहा गया है। अब यहाँ पर जैसे अम्मा किचन, दीदी किचन वैसे चलता था, अब यहाँ पर झारखंड में गुरुजी किचन चलेगा। अब गुरुजी किचन का यहाँ पर शुरुआत किया गया है। अब यहाँ पर याद रखिएगा, अगले वित्तीय वर्ष में यह शुरुआत किया जाएगा। इसमें दाल भात केंद्रों में अलग से होगा। अब यहाँ पर दाल भात केंद्रों से ये अलग होगा, बजट में इसके लिए सारा चीज का व्यवस्था है। तो अब यहाँ पर याद रखिएगा, गरीबों के लिए गुरुजी किचन। अब आप नाम कोई भी योजना का दे दें, लेकिन कम से कम लोगों को भरपेट खाना तो मिलना चाहिए, खासकर वो वर्ग। अब हमारे यहाँ इसमें सिस्टम में प्रॉब्लम क्या है कि इतनी गंदगी रहती है कि कोई भी आम स्टूडेंट भी अगर चाहे तो खाना वो नहीं खा सकता है। तो यहाँ पर कुछ अच्छा व्यवस्था करना चाहिए, जिससे गुरुजी किचन के नाम पर जो भी आप व्यवस्था करें इतना अच्छा साफ सुथरा करें, और इस प्रकार के इसमें लोगों को अपॉइंट करें जो वाकई सेवा के प्रति जागरूक हों। देखो, कमाने के लिए तो सब बैठा हुआ है, लेकिन दिक्कत यह है कि ये सेंटर जिसको जिसको मिलते हैं वो एजुकेटेड पर्सन होता नहीं है। वो बंदा होता है जिसको खाना बनाना आता है। अब नतीजा ये होता है कि उसको साफ सफाई से कोई लेना देना नहीं, उसको ये समझ में आता है कि हमको सरकारी नौकरी मिल गई, मतलब इसमें से हमको लूट के खाना है। तो यहाँ पर जब तक एजुकेटेड यूथ को इसके साथ जोड़ा नहीं जाएगा तब तक इसमें एजुकेटेड यूथ रहेगा, नया यूथ रहेगा, तो अपने अच्छी तरीके से मैनेज करेगा। वो जैसा खाता है वैसा दूसरे को भी खाना देगा। अब हम उठा के ले आएंगे लालपुर चौक से खाना बनाने वालों को, जो सवेरे सवेरे 8 बजे जाके अपना छोलनी करछुल लेके खड़ा हो जाते हैं कि भाई आज कहीं चलना है तो चलेंगे हम लोग, तो वो लोग क्या बनाएगा? याद रखिएगा, साफ सुथरा, वो खुद साफ सुथरा खाना नहीं खाता है, वो दूसरे को क्या खिलाएगा? तो ज्यादा बेहतर है होटल मैनेजमेंट वाले को ये सारा का सारा दिया जाता है। बेचारा लोग होटल मैनेजमेंट 5-5, 10-10 लाख लगा के करता है, कुछ तो यूज हो उन लोगों का। दाल भात केंद्र ही दे दिए जाते हैं उनको, गुरुजी किचन दे दिया जाता। होता क्या है कि स्टैंडर्ड मेंटेन होता। खैर चलिए, शुरुआत हो रही है, अच्छी बात है, कुछ अच्छा हो जाए। रिक्शा वाला स्टूडेंट, इनको कम से कम पैसे में खाना मिल रहा है, ये अच्छी बात होगी। सभी जिलों में 10 लाख रुपए का कॉर्पस फंड डेवलप किया जा रहा है। बजट में मजदूरों का भी ध्यान रखा गया, बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए। अब यहाँ पर याद रखिएगा, जो हमारे बंधुआ मजदूर हैं उनके पुनर्वास के लिए 10 लाख रुपए का कॉर्पस फंड का गठन किया गया है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक योजना के तहत विदेश में मजदूरों की मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए अनुदान देने की भी घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना लागू करने की भी बात कही गई है। बजट में 1600 स्थानीय शिल्पियों को रोजगार का प्रशिक्षण एवं 75% अनुदान पर सामान उपलब्ध कराने के लिए प्रावधान किया गया। अच्छी योजना है, अगर इसमें शिल्पियों को डायरेक्टली कुछ फायदा हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। स्फूर्ति योजना के तहत 30,000 शिल्पियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया। स्फूर्ति योजना याद रखिएगा एक इंपॉर्टेंट स्कीम है झारखंड सरकार की। तो इस प्रकार से मजदूरों के लिए भी सरकार ने 10-10 लाख रुपए का कॉर्पस फंड रखा है। अच्छी बात है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में ये खोला जा रहा है, अच्छा है। बशर्ते डीसी साहब कुछ काम करे। अब देखो, अब ये प्रभात खबर से मैंने डाला है, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये लोग का नजर ही जो होता है ना, ये लोग का नजर पापी होता है। पर ये न्यूज़पेपर वालों का देखिए क्या लिखा है, बजट में किस मंत्री को कितना पैसा मिला। ये पापी लोग सिर्फ यही देखता है कि इसमें कितना कमीशन मिला। तो रामेश्वर उरांव जी के पास आ गया 2,000 करोड़ रुपया, वहीं पर आलमगीर आलम के पास आ गया 12,000 करोड़ रुपया। बेचारा सबसे गरीब है सत्यानंद भोक्ता,
354 करोड़ रुपया। क्या कमाएगा, क्या खाएगा, हाय रे हाय। चंपई सोरेन कल्याण विभाग 1935 करोड़ रुपया। जगन्नाथ महतो 6241 रुपया। जोबा मांझी 5300 करोड़ रुपया। बन्ना गुप्ता 3600 करोड़ रुपया। बादल पत्रलेख 3400 करोड़ रुपया। मिथिलेश ठाकुर 3176 करोड़ रुपया। हफीजुल अंसारी 264 करोड़ रुपया। नहीं, सत्यानंद भोक्ता से भी गरीब इंसान है, 264 करोड़ रुपया। तो ये लोग दिमाग लगाते हैं न्यूज़पेपर वाले कि कौन कितना इसमें कमीशन कमाएगा। तो ये ऐसा, इसीलिए इसको एक्चुअली मिनिस्ट्री वाइज देना चाहिए था, मंत्री वाइज देने का कोई मतलब नहीं बनता है। ऐसा क्वेश्चन कहीं नहीं पूछा जाता कि किस मंत्री को कितना पैसा मिला, ऐसा कुछ नहीं। मंत्रालय को पैसा मिलता है, मंत्री को नहीं। तो ये बेचारा लोग, पत्रकार लोग भी जलन से बड़ा परेशान रहता है, ये भी देखता रहता है कि कितना कमीशन ये लोग खाएगा। ये लोग के दिमाग में यही कीड़ा काटता है, तो इसीलिए ऐसा ये दिया है लोग। चलिए, 1 मिनट से कम बचा हुआ है, लॉग आउट करते हैं, वापस फिर से लॉग इन करेंगे। थैंक यू।